गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। बेसिकली आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है, और क्लास 10th की एनसीईआरटी में जो एक चैप्टर है, पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी, शेयरिंग ऑफ पावर्स, इसी चैप्टर को हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं, उन आंकड़ों के कंटेक्स्ट में हमारी चर्चा करनी है। जब एनसीईआरटी की बुक से आप गुजरेंगे तो एनसीईआरटी की उस बुक में आप पाएंगे श्रीलंका और बेल्जियम के कंटेक्स्ट में शेयरिंग ऑफ पावर की चर्चा है, और एक और कंट्री है जिसके कंटेक्स्ट में आपको शेयरिंग ऑफ पावर की चर्चा मिलेगी, वो है लेबनान। बॉक्स में लेबनान का भी उदाहरण दिया गया है, एक स्टोरी के माध्यम से, खलील की कहानी के माध्यम। हम इस चीज को समझने की कोशिश करें जो हमारा कॉन्नोटेशन है। जब क्लास 9th की एनसीईआरटी आप पढ़ रहे थे, लोकतंत्र क्या और क्यों, तो उस एनसीईआरटी में लोकतंत्र के पक्ष में जो तीसरा तर्क दिया गया था, थर्ड जो इन डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी जो लॉजिक दिया गया था, वह यह कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस के रिजोल्यूशन के और कॉन्फ्लिक्ट के मैनेजमेंट के, लोग डेमोक्रेसी डिफरेंसेज रिजोल्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का बेटर टूल उपलब्ध करवाता है। मतभेदों को निपटाने का तरीका जो है का बेहतर तरीका लोकतंत्र उपलब्ध करवाता है। टकराव प्रबंधन का बेहतर तरीका लोकतंत्र उपलब्ध करवाता है। अब इसी कॉन्नोटेशन से हम सत्ता में साझेदारी को पिक करने जा रहे हैं, शेयरिंग ऑफ पावर को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो यहां पर जिन चार समाज की हमने चर्चा की है, इनफैक्ट पांचवें की भी चर्चा आगे करूंगा। अगर आप देखें इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, क्योंकि केवल हम यहां पर हिस्ट्री नहीं देख रहे हैं, पॉलिटी केवल नहीं देख रहे हैं, बल्कि पॉलिटी के इस चैप्टर के सहारे, शेयरिंग ऑफ पावर के सहारे, हम अपने आज को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज के भारत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आज के भारतीय लोकतंत्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके सहारे आज बांग्लादेश में जो गतिविधियां चल रही है, हम उनको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर जितने कंट्री का उल्लेख हमने किया, वेदर इट इज इंडिया और इट इज बांग्लादेश और इट इज श्रीलंका और इट इज बेल्जियम और इट इज लेबनान, पांचों को देखें तो पांचों जगहों पर आपको सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी दिखाई पड़ेगी, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता दिखाई पड़ेगी, भाषिक विविधता दिखाई पड़ेगी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी दिखाई पड़ेगी, रिलीजियस डाइवर्सिटी दिखाई पड़ेगी। इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें, अगर सेंसस 2011 को आधार बनावे, तो सेंसस 2011 को आधार बनावे, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है दूर दूर तक सेंसस की कोई चर्चा भी नहीं सुनाई पड़ रही है। सुनाई पड़ रही है? यह सेंसस 2021 में ही होना था, क्यों नहीं हुआ? ना होने के पीछे रीजन क्या? मतलब कोरोना में सारा काम हो रहा है, चुनाव हो रहा है, लेकिन सेंसस नहीं हो सकता, नहीं? और कोरोना के गुजरे भी जमाना हो गया, और सही मायने में कहे तो कोरोना का श्राद्ध ही हम लोगों ने नहीं कर दिया, बल्कि बरखी भी कर दी, और अब तो ठीक ठाक समय बरखी किए हुए भी हो गया, नहीं? लेकिन सेंसस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। इस बात को ध्यान रखेंगे, और यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है
क्योंकि जो पॉलिसी और प्रोग्राम आप डिजाइन करते हैं, पॉलिसी और प्रोग्राम के इफेक्टिवनेस के लिए डाटा की जरूरत होती है, और अगर डाटा में एक्यूरेसी नहीं होगी तो आपके पॉलिसी और प्रोग्राम का इफेक्टिवनेस उसके कारण प्रभावित होगा। नहीं तो खैर, अभी ये विषय नहीं है, जो विषय है उसी विषय के कंटेक्स्ट में बात करें। आप लोग सोचते रहे कि महिला आरक्षण का लाभ उठाएंगे, संसद और लोकसभा और विधानसभा में पहुंचेंगे, हमारा शेयर बढ़ेगा। नहीं, अब कब ये बढ़ेगा, 2034 में बढ़ेगा कि 2044 में बढ़ेगा, ये राम जाने, क्योंकि आजकल सब कुछ राम ही जानते हैं सब। लेकिन यहां पर क्योंकि उसका टर्म एंड कंडीशन है, दो कंडीशन है विमेन रिजर्वेशन के। आफ्टर द फाइनल रिपोर्ट ऑफ नेक्स्ट सेंसस, तो सेंसस पहले होगा तब ना फाइनल रिपोर्ट आएगा। और दूसरा कंडीशन है कि उस फाइनल रिपोर्ट को आधार बना करके डिलिमिटेशन, जब तक ये दो शर्तें फुलफिल नहीं होगी तब तक महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में आरक्षण नहीं मिलेगा। और लोकसभा और विधानसभा में, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में महिला आरक्षण का प्रश्न भी, इसका संबंध किससे जाकर के जुड़ता, शेयरिंग ऑफ पावर से जाकर जुड़ता, सत्ता में साझेदारी के प्रश्न से जाकर जुड़ता। तो खैर हम वापस लौटे। भारत में अगर आप देखें 79.8% हिंदुओं की आबादी, यह बात अलग है कि उसके बावजूद हिंदू खतरे में है, ठीक है। मुसलमानों की आबादी 14.2% है, ईसाइयों की आबादी 2.7% है, सिखों की आबादी 1.7% है, बौद्धों की आबादी 0.7% है, जैनों की आबादी 0.4%। ये जो सेंसस 2011 का यह आंकड़ा है, यह आंकड़ा किस ओर इशारा करता है, इंडिया की रिलीजियस डाइवर्सिटी की ओर इशारा करता। यह किस ओर इशारा करता है, इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी की ओर इशारा करता। नहीं, अगेन इसी के कंटेक्स्ट में देखें तो इसी के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो इंडिया की रीजनल डाइवर्सिटी भी आकार ग्रहण करती है। इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी आकार ग्रहण करती है। इसी के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो इंडिया की सोशल डाइवर्सिटी भी आकार ग्रहण करती है। अब आप इस बात को समझने की कोशिश करें, एक डाइवर्सिफाइड सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जहां रीजनल डाइवर्सिटी है, जहां ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, जहां पर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, जहां पर सोशल डाइवर्सिटी है, जहां पर कल्चरल डाइवर्सिटी है, जहां पर रिलीजियस डाइवर्सिटी है, तो वेरियस कम्युनिटी जो हैं उनके अपने अपने इंटरेस्ट होंगे। वेरियस कम्युनिटी जो हैं उनके अपने अपने लाइक्स और डिसलाइक्स होंगे। क्योंकि अगर आप देखें, जो भाजपा गो रक्षा को मुद्दा बनाती है नॉर्थ इंडिया में, वही भाजपा जब नॉर्थ ईस्ट में जाती है तो इस मसले पर चुप्पी साध लेती है। जब वही भाजपा गोवा में जाती है तो इस मसले पर चुप्पी साध लेती है, क्योंकि वेरियस रिलीजियस कम्युनिटी जो है उनके अपने लाइक्स हैं, उनके अपने डिसलाइक्स हैं। अगेन अगर इसी के कंटेक्स्ट में देखें, सबके अपने पर्सपेक्टिव हैं, सबका अपना थॉट प्रोसेस है, सबके अपने सोचने का तरीका है। तो ऐसी स्थिति में कोई ऐसा समाज जो डाइवर्सिफाइड है, उस डाइवर्सिफाइड समाज में डिफरेंसेस नेचुरल है। उस डाइवर्सिफाइड सोसाइटी में जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नेचुरल है। आप इसी से अंदाजा लगा लेना
अपने घर में चले जाए, कितने मेंबर हैं घर में? चंदा, हाँ 5। पांचों मेंबर में बहुत बढ़िया तालमेल होगा। क्या मतभेद होता है, और कई बार मतभेद डिफरेंसेस कहां तक पहुंच जाते हैं? कई बार वो डिफरेंसेस कन्फ्लिक्ट तक भी पहुंचते हैं। होता है या नहीं होता है? हर जगह डिफरेंसेस कन्फ्लिक्ट तक पहुंचे ये जरूरी नहीं। कई बार वो वायलेंस तक भी पहुंचता है। नहीं तो हम 5 आदमी एक साथ नहीं रह सकते, और वेरियस कम्युनिटी की 140-145 करोड़ आबादी कैसे पीसफुल मैनर में एक साथ रह सकती है? ये तो सोचने वाली बात है। तो जब डिफरेंसेज होंगे तो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। वो अननेचुरल नहीं है, वो क्वाइट नेचुरल है। ये जो हम कहते हैं आपस में प्रेम और भाईचारे से रहना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। व्यवहार में ऐसा नहीं होता। व्यवहार में समय समय पर उस प्रेम और भाईचारे की वो जो लव और फ्रेटर्निटी है, लव और फ्रेटर्निटी की जो है समय समय पर परीक्षा होती रहती है। कई बार उस परीक्षा में हम पास भी करते हैं, कई बार उस परीक्षा में हम फेल भी करते हैं। नहीं, अब सवाल यह उठता, ठीक वही स्थिति आप देखेंगे बांग्लादेश में। मुस्लिम 91% है, हिंदू 8% है, ईसाई मतलब अन्य 1% है, जिनमें अधिकांश ईसाई और बौद्ध हैं। बांग्लादेशी समाज भी डाइवर्सिफाइड है, विविधता वहां भी है, यद्यपि वहां पर विविधता भारतीय समाज की तरह नहीं है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अगर आप जाकर के देखें अभी अभी बांग्लादेश में क्या चल रहा है, वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटी, अटैक ऑन माइनॉरिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी इंटेंसिटी को लेकर के विवाद हो सकता कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसमें कैजुअलिटी कितनी हुई है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, इसको लेकर के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते। लेकिन क्या इसको डिनाई किया जा सकता है कि माइनॉरिटी के पर अटैक हुआ और माइनॉरिटी के अगेंस्ट वायलेंस हुआ वहां पर? क्या इसको डिनाई किया जा सकता है? नहीं, नहीं। बांग्लादेशी समाज भी इस बात को स्वीकार कर रहा है और बांग्लादेशी मीडिया भी इस बात को स्वीकार कर रही है। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट भी उसको स्वीकार कर रही है और अपने उसको रोकने के लिए अपने कमिटमेंट को शो कर रही है। इसी कंटेक्स्ट में श्रीलंका में चले आए। श्रीलंका में भी देखें, यहां पर एक और बिंदु मैं जोड़ दूं, लगभग श्रीलंका में 7% के आसपास ईसाई, और श्रीलंका जो है बौद्ध बहुल है। करीब करीब श्रीलंका में चले जाएं तो 72-73% की आबादी जो है वो क्या है, 73% के आसपास आबादी जो है बौद्ध है। श्रीलंका में चले जाएं तो वहां पर भी आपको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी दिखाई पड़ेगी, रीजनल डाइवर्सिटी दिखाई पड़ेगी, रिलीजियस डाइवर्सिटी दिखाई पड़ेगी, सोशल डाइवर्सिटी दिखाई पड़ेगी। नहीं, और अगर ये चीजें हैं तो जैसे बांग्लादेश में आपको कन्फ्लिक्ट दिखता है, उसी तरह का कन्फ्लिक्ट आपको श्रीलंका में भी दिखाई पड़ता है। उस कन्फ्लिक्ट को प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं करने के कारण श्रीलंका को लंबे समय तक सिविल वार से गुजरना पड़ा। नहीं, और आज भी अगर आप जाकर के देखें, पहले उस कन्फ्लिक्ट के सेंटर में जो है पहले उस कन्फ्लिक्ट का एथनिक डायमेंशन था, सिंहली वर्सेस तमिल। पहले हुआ लिंग्विस्टिक एथनिक कन्फ्लिक्ट था। लेकिन अब अगर श्रीलंकाई कन्फ्लिक्ट में आप जाकर के देखें तो आप क्या पाएंगे? तो अब अगर जाकर के देखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे मुस्लिम वाला एंगल श्रीलंका में भी एड ऑन हो रहा है। नहीं, कम्युनल राइट्स, कम्युनल टेंशन, कम्युनल कन्फ्लिक्ट
उस कन्फ्लिक्ट के सेंटर में, वहां पर भी मुसलमान अब आ रहे हैं। नहीं, अगेन अगर आप जाकर के देखें, बेल्जियम के कंटेक्स्ट में देखें, तो मैंने आपके साथ चर्चा इस बात की कि बेल्जियम को अगर हम देखें तो बेल्जियम जो है वहां पर डच हैं और फ्रांसीसी हैं। डच बहुल बेल्जियम है, डचों की आबादी 60% के आसपास है। नहीं, और डचों के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो डचों का ओरिएंटेशन किसकी तरफ है? तो डचों के ओरिएंटेशन को अगर आप देखें तो आप यह पाएंगे जहां फ्रेंच अपनी प्रॉक्सिमिटी, अपना अटैचमेंट फ्रांस के साथ महसूस करते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें तो डचों की प्रॉक्सिमिटी जो है वह किसके प्रति है? नहीं, तो डचों की प्रॉक्सिमिटी को हम देखें तो डच अपना जुड़ाव जो है किसके साथ महसूस करते हैं? वहां पर चर्चा किसकी आई है? मेरे ख्याल से स्पेन की आई है। नहीं, तो अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो वहां पर भी कन्फ्लिक्ट चला। नहीं, उनमें भी अगर आप जाकर के देखें तो जैसा मैंने कहा कि फ्लेमिश रीजन जो है वह डच डोमिनेटेड है और वेलेनिया रीजन जो है वह फ्रेंच डोमिनेटेड है। नहीं, तो अगर आप जाकर के देखें तो एथनिक डाइवर्सिटी भी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है बेल्जियम में, और रीजनल डाइवर्सिटी भी आपको यहां पर दिखाई पड़ रही है। ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें, मैंने आपके साथ किसकी चर्चा की? नेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो मैंने खलील के बहाने लेबनान के बेरूत लेबनान की चर्चा की, और वहां पर जाकर के देखें तो वहां पर जो है कैथोलिक हैं और मुस्लिम हैं। कैथोलिक में भी देखेंगे, क्रिश्चियन हैं और मुस्लिम हैं। उनमें भी अगर आप जाकर के देखें इंटर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट ही नहीं है, इंट्रा रिलीजियस कन्फ्लिक्ट वाली भी स्थिति रही है। क्योंकि उसमें चले जाएं, क्रिश्चियनिटी में चले जाएं तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन और कैथोलिक क्रिश्चियन दो ग्रुप हैं। मुसलमानों में चले जाएं तो शिया और सुन्नी दो ग्रुप हैं, उनके बीच कन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा होती है। अब आप इस बात को समझें कि अगर कन्फ्लिक्ट की स्थिति है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर डिफरेंसेज एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो डिफरेंसेज कई बार कन्फ्लिक्ट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर हम जाकर के देखें, डिफरेंसेज को रिजॉल्व करने के मैकेनिज्म को भी हमें डेवलप करना होगा, कन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशन के मैकेनिज्म को भी डेवलप करना होगा। अब दो तरीके से उसका रिजोल्यूशन होता, डिफरेंसेज या कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के दो तरीके होते। एक तरीका क्या होता? तो एक तरीका होता है बाय फोर्स कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए। कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए पावर और ऑथोरिटी का इस्तेमाल किया जाए। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, मैंने आपके साथ चर्चा की थी लास्ट डिस्कशन में कि ट्रू डेमोक्रेसी की पहचान क्या है, सच्चा लोकतंत्र, वास्तविक लोकतंत्र और छद्म लोकतंत्र में क्या अंतर है। तो यहां पर जाकर के देखें, भारत में भी डेमोक्रेसी है, बांग्लादेश में भी डेमोक्रेसी है, श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी है, बेल्जियम में भी डेमोक्रेसी है। नहीं, और अगर हम देखें तो उस डेमोक्रेटिक सेटअप में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की भी कोशिश हो रही है। श्रीलंका के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो श्रीलंका ने उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किसके माध्यम से करना चाहा, किसके सहारे करना चाहा?
तो श्रीलंका ने मेजोरिटोरियनिज्म के सहारे उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहा। बहुसंख्यकवाद के, क्योंकि लोकतंत्र में मेजोरिटी अहम है। मैंने इस बात की पहले भी चर्चा की थी। मैंने इस बात की चर्चा की थी कि मेजोरिटी लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में बहुमत का शासन होता है, सरकार गठन का आधार बहुमत होता है, शासन का आधार बहुमत होता है, बहुमत का समर्थन होता है। लेकिन मैंने एक बात और कही थी, डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए, डेमोक्रेसी के इफेक्टिवनेस के लिए जो है, यह मेजॉरिटी की तुलना कंसेंसस बिल्डिंग ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र की तुलना आम सहमति का निर्माण कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो डेमोक्रेसी कंसेंसस बिल्डिंग को अहमियत देगी, उस डेमोक्रेसी में अगर आप जाकर के देखें, आप क्या पाएंगे? तो उस डेमोक्रेसी में आप पाएंगे वह डेमोक्रेसी हेल्दी होगी, वह डेमोक्रेसी जो है मजबूत होगी, मजबूत होगा। वह डेमोक्रेसी जो है रियल डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी के कहीं ज्यादा करीब होगा। उस डेमोक्रेसी में हेल्दी प्रैक्टिसेस डेवलप करेंगे। लेकिन जो डेमोक्रेसी मेजोरिटोरियनिज्म के सहारे संचालित होगी, जैसा श्रीलंका में हुआ, वह डेमोक्रेसी नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए भी खतरनाक होगी। श्रीलंका के कंटेक्स्ट में हम एग्जांपल दे सकते हैं कि अल्टीमेटली जो है मेजोरिटोरियनिज्म के सहारे जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होता, बहुसंख्यकवाद के सहारे जो लोकतांत्रिक राजनीति होती, वह किस प्रकार श्रीलंका को गृह युद्ध की ओर ले जाती है, सिविल वार की ओर ले जाती है, और श्रीलंका की नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा बन जाती है। और अगर इसी के कंटेक्स्ट में देखें, दूसरा उदाहरण इस चैप्टर में बेल्जियम का दिया गया है। दूसरा उदाहरण इस चैप्टर में बेल्जियम का है, लेबनान का भी नहीं। वहां पर बाय फोर्स विथ द हेल्प ऑफ पावर और ऑथोरिटी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं हुई, बल्कि डेमोक्रेटिक मीन्स के सहारे वेरियस सोशल ग्रुप्स जो थे, वेरियस लिंग्विस्टिक कम्युनिटी जो थी, वेरियस एथनिक ग्रुप जो थे, उनके कंसर्न को रिजॉल्व करने का प्रयास किया गया और पावर में शेयरिंग के जरिए उस समस्या के समाधान को तलाशने की कोशिश की गई। और अल्टीमेटली अगर आप जाकर के देखें तो डिफरेंसेज और कॉन्फ्लिक्ट का पीसफुल रिजोल्यूशन बेल्जियम में होता है। और आज बेल्जियम डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेज को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करता हुआ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अब अगर इसी के कंटेक्स्ट में देखें, अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है? मेजॉरिटी कम्युनिटी, मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी का एक तबका जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो एग्रेसिव है। उसी तरह जैसे बाहर में आप जाकर के देखें, भारत में आकर के देखें, तो पिछले 10 वर्षों के दौरान मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी का एक तबका जो फंडामेंटलिस्ट ओरिएंटेशन रखता है, जिसकी जो ऑर्थोडॉक्स है, वह ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, वह ज्यादा असर्टिव है और वह ज्यादा आक्रामक तरीके से सामने आ रहा है। और उसे यह लगता है कि हम माइनॉरिटी कम्युनिटी को सप्रेस करके उन पर हम अपने टर्म एंड कंडीशन को इंपोज कर सकते हैं। बांग्लादेश की भी यही स्थिति है, भारत की भी यही स्थिति। इंटेंसिटी में अंतर है, फ्रीक्वेंसी में अंतर है,
जो पूरे के पूरे पॉलिटिकल कल्चर और सोशल सोसाइटी और कल्चर के डिफरेंसेज के कारण है। लेकिन यह समस्या आपको दोनों जगह दिखाई पड़ेगी। तो अगर आप जाकर के देखें, क्या श्रीलंका में जो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स हुई, बहुसंख्यकों की जो राजनीति हुई, बहुसंख्यकों की जिस राजनीति ने श्रीलंका को सिविल वार की ओर ले जाने का काम किया, बहुसंख्यकवाद की जिस राजनीति के मुहाने पर आज बांग्लादेश खड़ा दिखाई पड़ रहा है, और अगर समय रहते नहीं संभला गया तो बांग्लादेश भी सिविल वार के रास्ते पर जा सकता है। अगर हम देखें तो कुछ वैसी ही राजनीति हमारे यहां भी हो रही है। और संयोग से देखें, इस इक्वेशन को समझने की कोशिश कीजिए। जब इस इक्वेशन को आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप यह पाएंगे कि कमोबेश जो है, भारत इंडिया की डेमोग्राफी को देखें तो इंडिया की डेमोग्राफी जो है वो बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में पड़ती है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के कंटेक्स्ट में। क्योंकि भारत के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो माइनॉरिटी की आबादी बांग्लादेश की तुलना में जो है 2 गुने से ज्यादा है। दोनों जोड़ दें तो 2 गुने के आसपास है। नहीं, श्रीलंका के कंटेक्स्ट में देखें तो श्रीलंका में स्लाइट भारत से भी ज्यादा है। नहीं, अब यहां पर हम देखने की कोशिश करें जो चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कि अगर हमने समय रहते सीख नहीं ली तो कल के डेट में भारत भी श्रीलंका के रास्ते पर जा सकता है, भारत भी बांग्लादेश के रास्ते पर जा सकता है। यह चैप्टर शेयरिंग ऑफ पावर की बात करता हुआ इसी ओर इशारा करता है। यह कहता है कि डिफरेंसेज और कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन बाय फोर्स भी हो सकता है, लेकिन जब बाय फोर्स उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उस स्थिति में आप पीस को रिवाइव तो करेंगे, लेकिन उस पीस में स्टेबिलिटी नहीं होगी, उसमें स्थिरता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वह बाय फोर्स रिजोल्यूशन जो है डिसकंटेंट को जन्म देगा, असंतोष को जन्म देगा, और वह असंतोष अनरेस्ट की ओर ले जाएगा। नहीं, और जब वह डिसकंटेंट एक लिमिट को क्रॉस करेगा तो उसके बाद वह डिसकंटेंट जो है एक्सप्लोड करेगा, डिसकंटेंट का एक्सप्लोजन होगा, और वह एक्सप्लोजन अनरेस्ट, इंसर्जेंसी, रिवेलियन की ओर ले जा सकता है। और इसी के कंटेक्स्ट में डेमोक्रेसी के सिग्निफिकेंस को रेखांकित करते हुए इसमें कहा गया कि डेमोक्रेसी में अगर आप जाकर के देखें तो आप क्या पाते हैं? डेमोक्रेसी हमें वह टूल उपलब्ध करवाता है जिसमें डिसकंटेंट, कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंसेज, इसका पीसफुल रिजोल्यूशन संभव हो सके। कैसे? अब आप इस बात को समझने की कोशिश करें। जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगा, जो लोकतांत्रिक समाज होगा, उस लोकतांत्रिक समाज में आप क्या पाएंगे? तो उस लोकतांत्रिक समाज में आप पाएंगे पीस, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा। नहीं, अर्थात लोग खुलकर के अपनी बातों को कह सकेंगे, लोग खुलकर के अपनी चिंताओं का प्रदर्शन कर सकेंगे, अपनी चिंताओं को अभिव्यक्ति दे सकेंगे।
नहीं। अब अगर देखें दूसरी चीज क्या है, जो डेमोक्रेटिक सेटअप होगा, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगी, ठीक है, उसमें देखें तो एक रेगुलर इंटरवल पर देखें तो इलेक्शन का सिस्टम प्रिवेल करेगा। एक नियमित अंतराल पर उसमें चुनाव की व्यवस्था होगी, नहीं। और रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शन का जो सिस्टम है, यह डेमोक्रेटिक सेटअप में अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी इंश्योर करता है, और अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करने के साथ साथ डेमोक्रेसी के रेस्पॉन्सिवनेस को भी निर्धारित करता है। अगर डेमोक्रेटिक सेटअप अकाउंटेबल नहीं है, अगर वह रेस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर वह रेस्पॉन्सिव नहीं है, तो इलेक्शन के जरिए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को बदलने के विकल्प जनता के पास होते नहीं। और इसी के कंटेक्स्ट में अगर देखें, चूंकि बदलाव की संभावना लोकतंत्र में होती है, इस बदलाव के जरिए आम जन अपने असंतोष को अभिव्यक्ति देता है। इस बात को समझिए। और डेमोक्रेटिक सेटअप में देखेंगे, ना तो कोई परमानेंट विनर होता और ना कोई परमानेंट लूजर होता, ना तो अस्थायी रूप से कोई विजेता होता है और ना ही अस्थायी रूप से कोई विजित होता है। इस बात को समझने की कोशिश करें। नहीं, आज जो विजेता हैं कल वो पराजित हो सकते, आज जो पराजित हैं कल वो विजेता हो सकते, नहीं। तो इस बदलते राजनीतिक समीकरण के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो वेरियस कम्युनिटी जो है, वेरियस रिलीजियस ग्रुप जो हैं, वेरियस सोशल ग्रुप जो हैं, उनके जो कंसर्न हैं, उन कंसर्न के रिजोल्यूशन के अवसर क्रिएट होते, उनके कंसर्न का रिजोल्यूशन संभव होता, और वह रिजोल्यूशन जो है पीस एंड स्टेबिलिटी को इंश्योर करने में सहायक होता है, पीस और शांति और स्थिरता को बहाल करने में वह सहायक होता है। इतनी बातें स्पष्ट हुई? नहीं, आज के कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, ठीक है, आज के कंटेक्स्ट में देखें, जैसे 2004 से 1998 से 2004 तक भारत में सत्ता में कौन था? एनडीए सत्ता में थी, नहीं, और एनडीए के घटक दलों को भाजपा नेतृत्व कर रही थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे। उस फेज में अगर आप जाकर के देखें, गुजरात दंगा होता, नहीं, और माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी में अगर आप देखें तो भय और आशंका का प्रसार होता। वही वह फेज था मेरे ख्याल से, या उसके पहले आप देखेंगे ग्राहम स्टेन्स एक पादरी थे जिनको जिंदा जला दिया गया था कुछ बजरंगियों के द्वारा, ठीक है। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी में सेंस ऑफ फियर, सेंस ऑफ डाउट, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप करता। और 2004 में जब यूपीए सत्ता में आती है, तो यूपीए के सत्ता में आने के बाद अगर आप देखें तो 2004 से 14 का जो समय है, नहीं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के कंटेक्स्ट में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का फेज माना जा सकता। उनके जो फियर साइक थी, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो थी उनके अंदर, सेंस ऑफ फियर जो था, उसको कम करने की कोशिश होती है, नहीं।
इस क्रम में जाकर के देखें तो कुछ ऐसे भी सेकुलर लीडर्स सामने आते, कुछ ऐसी भी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी सामने आती है जो सेकुलरिज्म को अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम्स का फॉर्म दे देती है, जिसके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब अल्पसंख्यक मुसलमानों का तुष्टीकरण है। और ये चीजें मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी के एक हिस्से में डिसकंटेंट को जन्म देती है। नहीं, उसके अपने कंसर्न होते। 2014 के बाद से अब तक देखें तो आप देखेंगे यह मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी का एक तबका रिलीव्ड महसूस करता है और एक बार फिर से सेंस ऑफ फियर, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी में बढ़ती दिखाई पड़ती। मेरी बातें समझ रहे हैं यानी? तो सारी चीजों के बावजूद अगर आप देखें तो बारी बारी से मौका, डेमोक्रेटिक सेटअप में बारी बारी से मौका हर वेरियस कम्युनिटी को मिल रहा है और वह अपने कंसर्न को रिजॉल्व करने के लिए उस मौके को भुनाने की हर संभव कोशिश करती। और इस तरीके से अगर आप देखें तो एक पीसफुल रिजोल्यूशन का आधार तैयार होता है। इतनी बातें स्पष्ट हुई या नहीं? नहीं तो इसी के कंटेक्स्ट में कहा गया कि अगर आप डेमोक्रेटिक सेटअप में देखें तो डेमोक्रेटिक सेटअप में आप पाएंगे कि डाइवर्सिफाइड सोसाइटी के डिफरेंसेज और कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल रिजोल्यूशन की संभावना कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। और यह रिजोल्यूशन जो होता है वो पावर शेयरिंग की मेथडोलॉजी से होता है। यहां तक में कोई प्रश्न, किसी प्रकार का डाउट? अब अगर देखें, फिर एक चीज समझें, फिर एक चीज को यहां पर समझने की कोशिश करें। अगर आपने एनसीईआरटी वाली बुक पढ़ी है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की चर्चा की गई और इसमें क्या बतलाया गया? इसमें क्या बतलाया गया है कि जिसे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते, विविधता में एकता कहते, या विविधता में एकता किसके लिए जरूरी है? नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए। नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी जरूरी है। और इस विविधता में एकता का आधार क्या है? इसका आधार है, कई आधार हैं, जिनमें एक आधार क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र। अब भारत की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को देखें, ब्यूटी को समझें, क्योंकि बहुत बातें इस चैप्टर में आपको मिलेंगी भी, जो बतला रहा हूं बहुत बातें नहीं भी मिलेंगी। तो दोनों चीजों को समझने की कोशिश करें। भारत की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की जो यहां बात कर रहे हैं, तो इस लोकतंत्र के दो फॉर्म हो सकते। इस लोकतंत्र के दो फॉर्म हो सकते। ये आपको पता है यह लोकतंत्र कैसा है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रातिनिधिक लोकतंत्र। इनडायरेक्टली इसको कहें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिस पर मैं चर्चा आपके साथ कर चुका हूं। यह इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, इसके दो फॉर्म हो सकते। फर्स्ट पास्ट फर्स्ट पोस्ट। FP फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है। पहले आओ पहले पाओ। और दूसरा क्या है?
proportional system. इसको समझिए, फिर हम उस चैप्टर पर वापस लौटेंगे। और आनुपातिक प्रणाली है, और इसी आनुपातिक प्रणाली से संबद्ध है सूची व्यवस्था, प्रोपोर्शनल सिस्टम, लिस्ट सिस्टम। अब आप गौर करें दोनों में अंतर क्या है। अंतर समझते हैं दोनों का। फर्स्ट पास इंडिया ने क्या एडॉप्ट किया है? एडॉप्टेड बाय इंडिया। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता? जिसको सबसे अधिक मत प्राप्त होता है उसको विजयी घोषित किया जाता। यही होता है ना। अभी क्या होता है, मैटर ये नहीं करता कि कितने % वोटिंग हुई है, और ना ही ये मैटर करता कितने वोटर का सपोर्ट है। अगर एक भी वोट ज्यादा उसको है तो विजयी उसी को घोषित किया जाएगा। ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा वोट आएंगे उसको विजयी घोषित किया जाता। अब इस सिस्टम में क्या होता है ये समझे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कोई एक कम्युनिटी, कोई एक ग्रुप, कोई एक कम्युनिटी, कोई एक ग्रुप, चाहे वो रिलीजियस कम्युनिटी हो, चाहे एथनिक कम्युनिटी हो, एथनिक ग्रुप हो, चाहे वो सोशल ग्रुप हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी हो, कोई भी हो, नहीं, अगर आप जाकर के देखें, कोई अपने दम पर इक्का दुक्का अपवाद स्वरूप आप छोड़ दें तो कोई ऐसी जाति है जो किसी कंस्टिट्यूएंसी में अपने जाति के कैंडिडेट को अपने दम पर जीता पाने की स्थिति में हो? कोई ऐसी जाति हो बतलाइए। एट द सेम टाइम देखेंगे एक्सेप्शनल केस में छोड़ दें तो कोई ऐसा धर्म भी नहीं है। कुछ सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, मेजोरिटी वहां मुस्लिम है, वो चाहते जी। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखें, जैसे आप मेजोरिटी कम्युनिटी लोकली होते हैं ना, तो फिर वहां इंट्रा रिलीजियस कन्फ्लिक्ट तेज हो जाता है, इंट्रा रिलीजियस टेंशन तेज हो जाते हैं। इस चीज को समझने की कोशिश करें। और उसके कंटेक्स्ट में बात करें तो आगे क्या कहना चाहूंगा, उसके कंटेक्स्ट में जब आप बात करेंगे तो आप यह पाएंगे कि हर जाति के उम्मीदवार को, हर धर्म के उम्मीदवार को जीतने के लिए दूसरी जाति, दूसरे धर्म, दूसरे रिलीजियस ग्रुप, दूसरे लिंग्विस्टिक ग्रुप, दूसरे सोशल ग्रुप का समर्थन हासिल करना होता नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप जाकर के देखें तो यह सिस्टम गठबंधन और सत्ता में साझेदारी का आधार तैयार करेगा। नहीं, जैसे राजद या यूपी, बिहार में राजद या यूपी में सपा के बारे में क्या कहा जाता कि ये लोग माय समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम यादव समीकरण, दोनों को जोड़ देंगे तो दैट विल बी 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, कहते हैं ना। नहीं, ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें, बिहार में ही जदयू को देख लें, नहीं तो जदयू को देख लें तो जदयू की राजनीति क्या रही है?
माय समीकरण के कंट्राडिक्शन को ही कैपिटलाइज करवाती है, नहीं। और बेसिकली अगर आप देखें तो वह ईबीसी, कोयरी कुर्मी प्लस ईबीसी प्लस मुसलमान प्लस महादलित इसकी राजनीति करती है, नहीं। तो समीकरण तो साधना पर आ ना, और क्या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किए बिना, क्या डिफरेंसेस को रिजॉल्व किए बिना, क्या उनके कंसर्न जो हैं, उनके कंसर्न के प्रति रेस्पॉन्सिव हुए बिना, उनके कंसर्न को रिजॉल्व किए बिना क्या उनको साधा जा सकता है? बतलाइए। अगर उनका समर्थन चाहिए तो उनके कंसर्न को आपको रिजॉल्व करना होगा, उनकी चिंताओं का समाधान आपको करना होगा। बिना उनकी चिंताओं के समाधान के उनके समर्थन को हासिल नहीं किया जा सकता। तो हमने इस सिस्टम को अपनाया है। प्रोपोर्शनल सिस्टम में क्या होता, अगर आप देखें इस सिस्टम में क्या होता, यह बहुत महत्वपूर्ण डायमेंशन है। इसकी चर्चा आपको बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन इसको आप समझने की कोशिश करें। प्रोपोर्शनल सिस्टम में क्या होगा? पता चला बिहार में यादवों की आबादी कितनी है? करीब 11% हैं। मुसलमान कितने हैं? करीब करीब मेरे ख्याल से 15% है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता, देख लीजिए। कितना यादव? 14 है। और मुसलमान जो हो मोटा मोटी आप लेके चले, अप्रॉक्स इसीलिए डाल दिया कि डंडा मेरे सर पर मत रखिए आप लोग। अब देखिए प्रोपोर्शनल सिस्टम में क्या होगा एक डाइवर्सिफाइड सोसाइटी जो है, उस डाइवर्सिफाइड सोसाइटी को के फ्रैगमेंटेशन का आधार भी प्रोपोर्शनल सिस्टम तैयार करता है। और प्रोपोर्शनल सिस्टम के सहारे सत्ता में बेहतर साझेदारी भी हो सकती है। दोनों चीजें, जैसे मान लीजिए अगर यादवों की 14% आबादी है, नहीं, यादवों ने मिलकर के एक राजनीतिक दल बना लिया, सारे यादव उसी राजनीतिक दल को वोट करेंगे, सारे मुसलमानों उसी को वोट करेंगे। जो मुसलमानों को आधार बनाकर राजनीतिक दल बनाया गया है, जैसे ओवैसी का दल जो है, ठीक है। अब क्या होगा कि जितने परसेंट इनको वोट मिलेंगे बिहार असेंबली में, उतनी सीटें इन्हें आवंटित की जाएंगी। अब इस बात को समझिएगा, अगर ऐसा होता है तो सत्ता में कंपैरेटिवली इन्हें बेहतर साझेदारी तो मिलेगी, लेकिन उस स्थिति में कास्ट बेस्ड पोलराइजेशन, रिलीजियस पोलराइजेशन की प्रक्रिया क्या होगी, कम्युनल पोलराइजेशन की प्रक्रिया क्या होगी, तेज होगी। और अगर वह पोलराइजेशन की प्रक्रिया तेज होती है, पोलराइजेशन की राजनीति जोर पकड़ती है, पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन डोमिनेंट होता, तो क्या आपको नहीं लगता वो बिखराव का भी आधार तैयार कर सकता है? नहीं। तो अगर हम देखें, नहीं, हम सब की नजरों में हमारे बाप दादे बेवकूफ थे, नहीं लगता है? और थोड़ा सा ठेठ शब्द में मैंने कहा इसलिए आपको ऑफेंडिंग लगेगा, लेकिन आपको लगता है ये नहीं कि आपके पिताजी एकदम ट्रेडिशनल माइंडसेट वाले हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच उनका है, हाँ? और आपको लगता है या नहीं कि आप प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, आप ज्यादा लिबरल हैं, कंजर्वेटिव नहीं है, फंडामेंटलिस्ट आपका ओरिएंटेशन नहीं है, नहीं? और हर जनरेशन को ऐसा ही लगता है। आपके पिताजी को भी, हमारे पिताजी को भी लगता होगा कि उनके पिताजी ट्रेडिशनल सोच वाले हैं, कंजर्वेटिव हैं, और वो नहीं। और इसलिए अगर आप देखेंगे तो कहा जाता है कि जब तक बेटे को यह समझ में आती है
कि उसका बाप गलत नहीं था, तब तक उसका बेटा उसको गलत समझने लगता है। और यह शाश्वत प्रश्न है, ये शाश्वत प्रश्न है। हमारा बेटा भी हमें कहता है कि पापा आप नहीं समझते हैं ना, आप नहीं समझिएगा। तो ये कॉमन है, इस चीज को समझिए। तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। हमने जो सिस्टम, जिस डेमोक्रेसी के जिस पॉलिटिकल सेटअप को अपनाया है, डेमोक्रेसी का वह पॉलिटिकल सेटअप जो है, वह कहीं ना कहीं जो है इंडिया की जो सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी है, इंडिया की जो रीजनल डाइवर्सिटी है, इंडिया का जो आप कह लें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, इंडिया की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, इंडिया की जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, उसके प्रति कहीं ज्यादा रेस्पॉन्सिव है, उसके प्रति रेस्पॉन्सिव भी है। वह यूनिटी इन डाइवर्सिटी को भी इंश्योर करती है और वह नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी स्ट्रेंथन करने का काम करती है। लार्जर कंटेक्स्ट में देखिए, इतनी बातें समझ में आई या नहीं? अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, यहां से मैं आगे बढ़ूं और एक और चीज डेमोक्रेसी की खासियत देखेंगे। मैंने कहा था कि डेमोक्रेसी की ब्यूटी किस बात में है? डेमोक्रेसी के दो डिस्टिंक्ट फीचर हैं, कंप्रिहेंसिव डिस्कोर्स, डिबेट एंड डिस्कशन, ओपन डिबेट एंड डिस्कशन। कंप्रिहेंसिव डिस्कोर्स, व्यापक विचार विमर्श ना, खुली बहसें, एक ये नहीं, और दूसरा हमने कहा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, सामूहिक निर्णय। इन दोनों कारणों से अगर आप देखें, निर्णय प्रक्रिया क्या होती है? निर्णय प्रक्रिया जटिल होती है, जटिल भी होती है और निर्णय प्रक्रिया विलंबनकारी भी होती है। डिलेड डिसीजन नहीं, और कंप्लेक्सिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब इसको समझने की कोशिश करें। इसके कारण क्या होता नहीं, मतलब आप झटके में निर्णय नहीं ले सकते, डेमोक्रेटिक सेटअप में झटके में निर्णय नहीं ले सकते, आर्बिट्रेरी मैनर में निर्णय नहीं ले सकते, मनमाने तरीके से निर्णय नहीं ले सकते। झटके में निर्णय नहीं ले सकते, मनमाने तरीके से निर्णय नहीं ले सकते, इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि चेक एंड बैलेंसेज होते हैं। नहीं, और इसलिए अगर आप जाकर के देखें, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो है, डाइवर्सिफाइड सोसाइटी के जो डाइवर्स कंसर्न है, उस डाइवर्स कंसर्न के रिजोल्यूशन में कहीं ज्यादा हेल्पफुल होता है। आप अगर जाकर के देखें, बेल्जियम के कंटेक्स्ट में हमने चर्चा की, बेल्जियम के कंटेक्स्ट में देखेंगे फ्रेंच माइनॉरिटी हैं और डच मेजॉरिटी है, लेकिन माइनॉरिटी फ्रेंच जो हैं वो इकोनॉमिकली डोमिनेंट है, ठीक है। तो इकोनॉमिकली और सोशली डोमिनेंट कौन होंगे? माइनॉरिटी फ्रेंच होंगे। और नंबर गेम में भारी पड़ने के कारण पॉलिटिकली डोमिनेंट कौन होंगे? पॉलिटिकली डोमिनेंट डच होंगे। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे वहां पर कन्फ्लिक्ट तेज होता है, लिंग्विस्टिक कन्फ्लिक्ट तेज होता है, एथनिक कन्फ्लिक्ट तेज होता 50 और 60 के दशक में, ठीक है।
अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, इसका रिजोल्यूशन क्या उन्होंने निकाला? नहीं, तो इसका रिजोल्यूशन जो निकाला गया, 4 संशोधन वहां पर किए गए। नहीं, और इसमें कहा गया जो बेल्जियम में नेशनल गवर्नमेंट होगी, उस नेशनल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा किसका? माइनॉरिटी फ्रेंच और मेजॉरिटी डच का समान प्रतिनिधित्व होगा, मंत्रियों की संख्या समान होगी। नहीं, नेशनलेस गवर्नमेंट में। और दूसरी बात कही गई, याद करें इंडियन सिस्टम कॉलोनियल पीरियड में, जिसको कहा जाता कि इसने भारत के विभाजन का आधार तैयार किया, वहां पर एक और कानून बनाया गया कि कोई भी कानून अगर किसी एथनिक ग्रुप को प्रभावित करता है तो वह कानून तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक कि उस एथनिक कम्युनिटी की मेजॉरिटी उसको एक्सेप्ट ना करे, इंडोर्स ना करे। नहीं, और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो जो बेल्जियम का डेमोक्रेटिक सेटअप है, उस डेमोक्रेटिक सेटअप में माइनॉरिटी के जो कंसर्न थे, अल्पसंख्यक फ्रेंच की जो चिंताएं थी, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो उनमें था, उनके जो सेफ्टी कंसर्न थे, उनके जो आइडेंटिटी से जुड़े हुए कंसर्न थे, उस कंसर्न को बेटर तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश कहां पर की गई? तो उसको बेटर तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश जो है वह डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में की गई। दूसरा तरीका क्या है? तो शेयरिंग ऑफ पावर के एक मॉडल को डेवलप किया गया फ्रांस में, बेल्जियम में। दूसरा अगर आप जाकर के देखें, अगला क्या डायमेंशन उभर करके आता, तो दूसरा काम किया गया कि वर्टिकल डिवीजन भी किया गया। मतलब अगर आप जाकर के देखें, जैसा कि मैंने पिछले पेज पर कहा, जैसे आप देखेंगे फ्लेमिश इलाका डच बहुल है और वेलेनिया वाला रीजन जो है फ्रेंच बहुल है। ठीक है, तो डच बहुल और फ्रेंच बहुल इलाकों के गवर्नेंस जो है वो वहां के प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सुपुर्द किए गए। मतलब एक फेडरल स्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश की गई और उस फेडरल स्ट्रक्चर में रीजनल डाइवर्सिटी को भी एडजस्ट करने का प्रयास किया गया। रीजनल ऑटोनॉमी के जरिए, क्षेत्रीय स्वायत्ता के जरिए, क्षेत्रीय सरकारों पर राष्ट्रीय सरकारों का नियंत्रण नहीं था, वो ऑटोनोमस थे, ऑटोनॉमी थी उनकी। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो डिसेंट्रलाइजेशन और ऑटोनॉमी के जरिए जो है वहां फ्रेंच वर्सेस डच के जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट थे, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का प्रयास किया गया। अब यहां पर आकर के देखें तो ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच डोमिनेटेड इलाका था, वहां पर उन लोगों ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को स्वीकार किया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो रीजनल गवर्नमेंट था, वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रेंच और डच को मिलना था, जैसा नेशनल गवर्नमेंट में किया गया। ठीक है, और एक तीसरे स्तर पर देखेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था वो लिंग्विस्टिक एथनिक बेसिस पर, जैसे जो फ्रेंच थे उनकी स्थानीय सरकारें जो होती उनमें केवल फ्रेंच का प्रतिनिधित्व होता, और जो डच थे उनकी स्थानीय सरकारों में केवल डच का रिप्रेजेंटेशन होता। देश के किसी भी हिस्से में वे रह रहे हो, अपने अपने कम्युनिटी गवर्नमेंट को वो चुनते।
और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट की संकल्पना के जरिए आइडेंटिटी क्राइसिस को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। जो कल्चरल इशू थे, जो एजुकेशनल इशू थे, जो लिंग्विस्टिक इशू थे, इन पर डिसीजन की अल्टीमेट ऑथोरिटी किसके पास थी? इसी कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास थी। और अगर आप जाकर के देखें, जो बेल्जियम 1950-1960 के दशक में सिविल वॉर की ओर बढ़ता दिख रहा था, उस सिविल वॉर का रिजोल्यूशन जो है वह आपको वहां पर देखने को मिलता है। पावर शेयरिंग मेथोडोलॉजी से उस सिविल वॉर को रिजॉल्व करने की कोशिश वहां पर की गई। लेकिन अगर आप जाकर के देखें, सिविल वॉर की आशंकाओं को निरस्त किया गया। लेकिन श्रीलंका में जाकर के देखें, 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट होता है, नहीं? और श्रीलंका जब इंडिपेंडेंट होता है तो श्रीलंका ने इंडिपेंडेंट श्रीलंका ने डेमोक्रेसी के रास्ते पर चलना स्वीकार किया। और डेमोक्रेटिक श्रीलंका में देखेंगे मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स शुरू होता है। और इस मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स के कारण, चूंकि वहां पर सिंहली जो है वो मेजोरिटी कम्युनिटी है, और अधिकांश सिंहल भाषी क्या है? बौद्ध हैं। तो अगर आप देखें तो उन्होंने जो है वह सिंहली को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया, तमिल को ओवरलुक करते हुए, और केवल सिंहली को एकमात्र राजभाषा ही घोषित नहीं किया, बल्कि पब्लिक सर्विसेज में, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की रणनीति अपनाई। श्रीलंका की सरकार ने बौद्ध धर्म को प्रोटेक्ट करने और प्रमोट करने का निर्णय लिया। इसके कारण क्या होता है, और उसके बाद देखिए एक से एक फैसले लिए गए सिंहली डोमिनेटेड गवर्नमेंट के द्वारा, और उस फैसले के जरिए सिंहलियों के पोजीशन को स्ट्रेंथन किया गया, और तमिलों के राइट्स जो हैं छीने गए। इसके कारण क्या होता? तमिलों में सेंस ऑफ डिप्राइवेशन, तमिलों में वंचना का एहसास बढ़ता चला जाता है, और वंचना के इस बढ़ते एहसास के कारण क्या होता? तमिल डिस्कंटेंट बढ़ता है, तमिल एक्सक्लूजन की प्रक्रिया तेज होती है, तमिलों में सेंस ऑफ एलाइनेशन डेवलप करता है, तमिलों में आइडेंटिटी क्राइसिस गहराता है, चाहे लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की बात करें, चाहे कल्चरल आइडेंटिटी की बात करें, या अगेन अगर आप कर लें रिलीजियस आइडेंटिटी की बात करें। क्योंकि अगर तमिलों के कंटेक्स्ट में अगर आप बात करेंगे तो अधिकांश तमिल या तो हिंदू हैं या मुसलमान, उनका डिस्क्रिमिनेशन जो है वो तेज होता चला जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है? तमिल असर्टिवनेस बढ़ता है। तमिल अपनी चिंताओं के समाधान के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की ओर बढ़ते, और पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हैं, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करने की मांग की जाती, इक्वल अपॉर्चुनिटी की मांग की जाती है। और वहां से अगर आप देखें तो 1900 जब डेमोक्रेटिक सेटअप में तमिलों के जेन्युइन कंसर्न के रिजोल्यूशन नहीं मिलते हैं, तमिलों की वास्तविक चिंताओं का समाधान नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में देखें तमिल मूवमेंट जोर पकड़ता है, वो एक्सट्रीम फॉर्म लेता, वायलेंट फॉर्म लेता है, नहीं? और वह वायलेंट फॉर्म किस ओर ले जाता है? श्रीलंका को सिविल वॉर की ओर ले जाता है। और अल्टीमेटली अगर आप जाकर के देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जाकर के देखें, यूएनडीपी के द्वारा जो जारी किया जाता ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, वहां पर श्रीलंका आपको बेहतर स्थिति में भारत से दिखाई पड़ेगा। लेकिन सिविल वॉर ने श्रीलंका के इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित किया।
सिविल वॉर ने श्रीलंका के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावित किया। वहां पर जाकर के देखेंगे रिवेलियन, इंसर्जेंसी वो तेज होती चली जाती, वायलेंस तेज होता चला जाता, और अल्टीमेटली होता ये है कि लिट्टे के नेतृत्व में जो उग्र और हिंसक तमिल आंदोलन चलता हुआ स्वतंत्र तमिल ईलम, बृहत्तर तमिल ईलम की बात करता है, पृथक तमिल देश की ही वह मांग शुरू करता है। तो नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए वो खतरा बनकर आता है या नहीं? तो आप हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। बेल्जियम के भी उदाहरण हैं हमारे सामने, श्रीलंका के भी उदाहरण हैं। दोनों जगहों पर सोशल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रीजनल डाइवर्सिटी है। क्योंकि श्रीलंका में भी देखें, उत्तरी श्रीलंका वाला इलाका जो है, उत्तरी श्रीलंका वाला इलाका, पूर्वी श्रीलंका वाला इलाका तमिल बहुल है, और वेस्ट श्रीलंका जो है सिंहल बहुल है। तो उस एथनिक डाइवर्सिटी ने रीजनल डाइवर्सिटी का भी आधार तैयार किया नहीं, और सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहां पर जोड़ पकड़ा। तो दोनों उदाहरण जो है हमारे सामने एग्जाम्पल है, और इसमें हमारे लिए लर्निंग है, यह हमारे लिए मैसेज है कि अगर डेमोक्रेटिक सेटअप में, डेमोक्रेटिक मीन्स के सहारे वेरियस ग्रुप्स, वेरियस कम्युनिटी के जो कंसर्न हैं उनको पीसफुल मैनर में अगर रिजॉल्व नहीं किया जाएगा तो वैसी स्थिति में नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी खतरे में पड़ सकती है। बाय फोर्स अगर उसे दबाने की कोशिश की जाएगी, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स के सहारे उसको अगर सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी, तो भले ही इमीडिएट कंटेक्स्ट में लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन इन द लॉन्ग रन नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को। और क्यों वहां जा रहे हैं आप? वहां क्यों जा रहे हैं? थोड़ा सा बगल में देखें ना, भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बने। पाकिस्तान की मांग ही जो शुरू हुई वो रिलीजन बेस्ड कंट्री के आधार पर नहीं, मुस्लिम कंट्री के रूप में पाकिस्तान का गठन ही हुआ नहीं। और अगर रिलीजन ही अगर एडहेसिव का काम करता, कंबाइनिंग फैक्टर का काम करता, तो महज 1947 में भारत के साथ पाकिस्तान आजाद होता। पहले पाकिस्तान आजाद होता, फिर भारत आजाद होता है। तो अब अगर आप जाकर के देखें, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद होता है, और 1971 महज 21-22 वर्षों के अंदर जो है पाकिस्तान दो हिस्सों में विभाजित हो जाता नहीं, क्या पृथक बांग्लादेश का गठन होता है। क्यों? पाकिस्तान का सेटअप डेमोक्रेटिक नहीं था, वहां रियल डेमोक्रेसी नहीं थी। और पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सेटअप में जो लिंग्विस्टिक कंसर्न थे ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों के, जो पाकिस्तान के सेटअप में जो कल्चरल कंसर्न थे ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों के, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सेटअप में जो पॉलिटिकल कंसर्न थे ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों के, उस कंसर्न को रिजॉल्व करने की बजाय उस कंसर्न को सप्रेस करने की कोशिश की गई। जब 1971 का चुनाव होता है तो पहली बार पाकिस्तान में ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिन राजनीतिक परिस्थितियों में ईस्टर्न पाकिस्तान का कोई व्यक्ति पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता था। पहली बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, और उस संभावना को टालने के लिए सप्रेस करने की कोशिश की गई, दबाने की कोशिश की गई। बाय फोर्स
ईस्टर्न पाकिस्तान की लीडरशिप जो थी उसको पाकिस्तानी सत्ता में शीर्ष पर पहुंचने से रोकने की रणनीति बनाई गई और अल्टीमेटली इसने पाकिस्तान में सिविल वार को जन्म दिया। और उस सिविल वार का परिणाम क्या होता? उस सिविल वार का परिणाम यह होता है कि पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट जाता है, पृथक बांग्लादेश का जन्म होता है। यह लर्निंग है, यह लर्निंग हमारे लिए भी है, यह लर्निंग पाकिस्तान के लिए भी है और यह लर्निंग बांग्लादेश के लिए भी है। इस बात को ध्यान रखें, इस बात को ध्यान रखें। जिस गंगा जमुनी तहजीब की हम बात करते, वह गंगा जमुनी तहजीब केवल भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए ही जरूरी नहीं है, वह गंगा जमुनी तहजीब जो है बांग्लादेश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए भी जरूरी है। इस बात को हम समझें, इस बात को हमें समझना होगा और अगर इस बात को हम नहीं समझेंगे तो हमारी परेशानियां बढ़ेंगी। यही चर्चा लेबनान के कंटेक्स्ट में आपको मिलेगी। खलील के उदाहरण के माध्यम से बतलाया गया, जिसके फादर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है और मदर सुन्नी मुसलमान है। लेबनान में जब सिविल वार होता तो सिविल वार के पश्चात उसका जो रिजोल्यूशन निकाला जाता तो उस रिजोल्यूशन में होता कि लेबनान का जो राष्ट्रपति होगा वो कोई कैथोलिक ही लेबनान का राष्ट्रपति हो सकता, लेबनान का प्रधानमंत्री कोई सुन्नी मुसलमान ही होगा, वाइस प्राइम मिनिस्टर जो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन ही होगा और स्पीकर का पोस्ट जो है शिया मुसलमानों को मिलेगा। नहीं, और आगे जाकर के देखें, यह तय किया गया लेबनान में कि ईसाई जो है फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग नहीं करेगा। नहीं, और अल्टीमेटली अगर आप देखें तो जो पावर शेयरिंग के जरिए सिविल वार का जो पॉलिटिकल रिजोल्यूशन हुआ वो सिस्टम अभी भी लेबनान में काम कर रहा है। खलील सोच रहा है, खलील की सोच ऐसी है क्योंकि वह अथेइस्ट है, वह किसी धर्म को नहीं मानता, उसकी पृष्ठभूमि उसे उस स्थिति में ले जाती है। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने सिविल वार को देखा है वो नहीं चाहते कि जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट एग्जिस्ट कर रही है, जिस पॉलिटिकल अरेंजमेंट का वाइडर एक्सेप्टेंस है, उस पॉलिटिकल जो सेटअप है उस पॉलिटिकल सेटअप को रिव्यू किया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि पॉलिटिकल सेटअप का रिव्यू जो है एक नए सिरे से क्राइसिस को जन्म देगा और उस क्राइसिस को रिजॉल्व करना आसान नहीं होगा। वे जानते हैं कि रिव्यू और मॉडिफिकेशन की जो प्रक्रिया शुरू होगी उसमें जो वायलेंस होगा, इसमें जो कन्फ्लिक्टिंग ग्रुप है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति पैदा होगी, उसको रिजॉल्व करना आसान नहीं होगा, उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। बातें स्पष्ट हुई या कोई डाउट है? यहां तक में कोई प्रश्न पूछना चाहते? नहीं, तो नेक्स्ट आज यहीं पर छोड़ूंगा और कल हम चर्चा करेंगे। एक चैप्टर और मैं दे देता हूं, चैप्टर 3 और चैप्टर कल सत्ता में साझेदारी को डिफाइन करूंगा, ठीक है। और सत्ता में साझेदारी को डिफाइन करने के बाद एक चैप्टर जो है आप उसमें देखिएगा, लोकतांत्रिक, क्लास 9th की एनसीईआरटी में लोकतांत्रिक अधिकार है ना। सत्ता में साझेदारी को डिफाइन करने के बाद फिर लोकतांत्रिक अधिकार पर आऊंगा, लोकतंत्र और विविधता, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इनको हम उसके साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो उस चैप्टर को, लोकतांत्रिक अधिकार को पढ़ करके आइएगा। कल क्लास रखूं ना, कोई दिक्कत नहीं? अरे लेकिन कल मैं ही नहीं रख सकता, मंडे को हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ, तो लो और ऑर्डर मेंटेन करने में भी कुछ तो प्रॉब्लम होता होगा, इसलिए तो फिर बांग्लादेश बना। देखिए वो इसीलिए नहीं बना, इसीलिए पहले ही बन जाना चाहिए था।
बातें समझ रहे हैं? वो एक, आप कह सकते हैं कि वो एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी थी, ये एक व्यावहारिक समस्या थी। ठीक है, मतलब पूरे तरीके से नहीं, कुछ हिस्सा किसका भी रहा होगा ना। किसका? मतलब दो जगह था तो नहीं, पूरी तरह सीधे सीधे दो हिस्सों में विभाजित था। पाकिस्तान एज ए नेशन जो है वो सिंगल ज्योग्राफिकल यूनिट नहीं था, दो ज्योग्राफिकल यूनिट थे, वेस्टर्न पाकिस्तान एंड ईस्टर्न पाकिस्तान। जिसको आज हम पाकिस्तान जानते हैं वो वेस्टर्न पाकिस्तान था, और जो बांग्लादेश है वह ईस्टर्न पाकिस्तान था, और बीच में पूरा का पूरा भारत है। ठीक है, तब प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये जो ज्योग्राफिकल डिवीजन था उसके कारण पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मुश्किलें आती थी, नहीं आती थी ये बात नहीं है, नहीं, लेकिन वो पॉलिटिकल सेटअप तो काम कर रहा था। मुश्किलें कब बढ़ी, हम इस बात को समझे, मुश्किलें कब बढ़ी। हमेशा ध्यान रखें, मैं एक बात कहता हूं, पिताजी दो तरह के होते हैं। ठीक है, लुई 14वां और लुई 16वां। एक कहते हैं आई एम द किंग एंड माई वर्ड इज लॉ, नहीं, तो जब वो आपको कहते हैं कि ये काम करना है तो मन में पहला भाव क्या आता? नहीं, अगर सनसाइन पढ़ते हैं, अगर सनसाइन पढ़ते हैं तो लियो के बारे में कहा जाता है, लियो आर बॉर्न टू रूल। सिंह राशि के लोग जो हैं शासन करने के लिए पैदा लेते हैं। और मेरे ख्याल से सेगिटेरियस के बारे में कहा जाता है, सेगिटेरियस के बारे में कहा जाता है दे आर बॉर्न टू रिबेल, वो विद्रोह करने के लिए पैदा लेते हैं। तो पति अगर लियो है और पत्नी सेगिटेरियस हो, पत्नी अगर लियो हो, पति सेगिटेरियस हो, तो तक दिनादिन जिंदगी भर चलेगा, ना चले ये संभव ही नहीं है। नहीं, तो अगर आप देखें दूसरे, अब समझदार पिताजी होने लगे, वो क्या कहते, जैसे मेरे पिताजी को मुझे कुछ कहना था, कभी कुछ कंसर्न थे तो मैंने पत्र लिखा, तो उन्होंने उधर से जवाब दिया कि देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार भी हो, मुझे लगता है तुम्हें अपने जीवन से संबंधित निर्णय स्वयं लेने चाहिए। ठीक है, और तुम निर्णय लेने में सक्षम हो, इसलिए मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा तुम्हारे निर्णय में। वैसे अगर तुमने मुझसे पूछा ही है तो मेरे हिसाब से तुमको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो कहीं पर वे अपने निर्णय को हम पर इंपोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे उन्होंने ये कहा तो मन में दो तीन भाव आए। पिताजी इतना भरोसा करते हैं, उनके भरोसे को कैसे तोड़ दें? उन्होंने इतनी स्वतंत्रता हमें दी है कि हम अपने बारे में निर्णय, एक कविता भी मैंने लिखी थी, इतना स्वतंत्र हूं मैं करके। वो स्वतंत्रता की जो विडंबना है उस पर कविता लिखी थी, समझे? तो उसमें यही लगा, हमें लगता है उनके भरोसे पर हमें खरा उतरना चाहिए। उन्होंने अगर ये सलाह दी है, मानने ना मानने के लिए तो मैं स्वतंत्र हूं। और लास्टली परिणाम क्या होता, उन्होंने जो राय प्रदर्शित की उस राय के अनुरूप करता था, तो परिणाम वही हुआ। लुई 14वां बाप भी वही करवाने की कोशिश करता है जो लुई 16वां करवाने की कोशिश करता है। बस फर्क क्या है, लुई 16वें के सफल होने की, अपने एजेंडे में सफल होने की संभावना ज्यादा होती और 14वें के असफल होने की संभावना ज्यादा होती। तो इस बात को समझे। तो जब तक उन्हें यह नहीं लगा कि हम सप्रेस्ड हैं, हमको डोमिनेट किया जा रहा है, जब तक ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों को यह नहीं लगा तब तक चीजें चली। लेकिन जब उनको लगा कि ये चीजें इसलिए चल रही थी क्योंकि इक्वेशन उनके फेवर में था, अब इक्वेशन हमारे फेवर में आ रहा है, तो अब उनको एक्सेप्ट करने में दिक्कत आ रही है।
तब पुरानी सारी चीजें याद आई और उन्होंने कहा एनफ इज एनफ, एनफ इज एनफ। नहीं, और आपको पता होना चाहिए आज की जो लड़ाई है बांग्लादेश में, तो शेख हसीना के फादर शेख मुजीबुर रहमान जो हैं मुक्ति वाहिनी को नेतृत्व कर रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे, और बेगम खालिदा जिया के सौहर शेख जियाउर रहमान जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो बाद में बनी, यह ग्रुप और जमायते इस्लामी वाला ग्रुप जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध कर रहा था और वह पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग कर रहा था। यह लड़ाई वहां से चली आ रही है। बांग्लादेश की मुक्ति की जो लड़ाई थी उसकी लीगेसी, उसकी एक पॉलिटिकल लीगेसी है, जिस पॉलिटिकल लीगेसी को अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी धारण करती है, जिस पॉलिटिकल लीगेसी को रिप्रेजेंट करती हैं शेख हसीना और बेगम खालिदा जिया। तो इसलिए मैं कहता हूं पढ़ो, पढ़ने की आदत डालो, कुछ भी पढ़ो, पढ़ना कभी बेकार नहीं जाता। जब एनसीईआरटी वाले ये क्लासेज लेता हूं नहीं तो उसमें हमारा बेटा भी उपलब्ध है तो वो करता है, या बाद में वो लिंक भेजता हूं तो वो करता है। तो कहता है कि पापा आप टॉपिक को छोड़ के सब कुछ बकवास करते हैं, समझे? हाँ, तो मैं कहता हूं कि मैं एक भी शब्द बकवास नहीं करता, सबकी उपयोगिता होती है। हाँ, तुम्हारे संदर्भ में अभी उसकी उपयोगिता नहीं हो, ठीक है, उसकी उपयोगिता नहीं हो, लेकिन इन फ्यूचर उसकी उपयोगिता होगी, और जहां मैं ले रहा हूं उसके संदर्भ में उसकी उपयोगिता है, ठीक है। टुकड़ों में जब चीजें आपके पास जा रही, जैसे आज ही इसी बहाने बांग्लादेश की चीजों की मैंने आपके साथ चर्चा की, आपने एक प्रश्न पूछा तो उस समय के सिनारियो को आपके सामने रख दिया। तो जब आप बांग्लादेश पर कोई भी डेवलपमेंट अभी होगा पढ़ेंगे तो इससे कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा ना। डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सेटअप, रियल डेमोक्रेसी क्या होती है, पावर शेयरिंग की क्या अहमियत होती है, कैसे पावर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिजोल्यूशन में हेल्पफुल होता है, इसको आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा ना। अगर ऐसा ना हो तो क्या परेशानियां आएंगी, आज भारत का जो पॉलिटिकल सिनारियो है उसमें क्या परेशानियां आ रही हैं और क्या परेशानियां आएगी, इससे कनेक्ट सोच पाना आसान होगा ना। नहीं, और कई बार आपको भी लगता होगा कि मेरे बायसनेस हैं, कई बार ऐसा लगता होगा, नहीं लगता हो ये संभव नहीं है कि सर कई बार क्लास में चीजों को डिस्कस करते हुए पॉलिटिकली बायस हो जाते। तो यहां ओपन फील्ड आपके सामने है, 5 कंट्री के एग्जाम्पल को मैं लेकर के सामने आ रहा और कैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो रहा है और उस मैकेनिज्म को ओवरलुक करने का परिणाम किस रूप में सामने आ रहा, सारी चीजें आपके सामने रख रहा। तो वहां से आप हमसे मुक्त तो होकर के सोच सकते हैं या नहीं। और बेसिकली इस बैच का नाम यही सोच करके हमने फाउंडेशन बैच दिया है। पीटी की चीजें तो कवर होंगी ही होंगी, ना हो ये संभव ही नहीं है, पर्याप्त समय है हमारे पास, लेकिन कम से कम एक ऐसा बेस तैयार कर दे, एक ऐसा इंटेलेक्चुअल बेस आपका तैयार कर दे जहां से आप मेंस के बारे में सोच सके, मेंस के साथ कंफर्ट फील कर सके, एक थॉट प्रोसेस आपका हो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो। क्लियर? तो आज यहीं अब छोड़ता हूं, फिर मंडे को हम वो चैप्टर पढ़ करके आइएगा, लोकतांत्रिक अधिकार, हर हालत में। थैंक यू।